नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस में। और हम लॉज तक देख रहे हैं और एलएलबी 3 इयर्स में जो थर्ड सेमेस्टर में पेपर 5 है K3005। और इस पेपर में का जो नाम है वो है प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। K3005 इसका नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे हो थंबनेल में ही कि व्यावसायिक नीति से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसकी प्रकृति और महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशनल एथिक्स, एक्सप्लेन इन लिमिट इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। प्रश्न आपके सामने है, व्यावसायिक नीति से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसकी प्रकृति और महत्व बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोफेशनल एथिक्स, एक्सप्लेन इन लिमिट इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। देखिए व्यवसायिक नीति का अर्थ समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स का, व्यवसायिक नीति, नीति मीन्स एथिक्स। न्याय प्रशासन में एक वकील का संबंध किससे होता है, न्यायिक अधिकारियों से, यादकारियों से तथा अपने साथी वकीलों के साथ। ठीक है, ऐसी अवस्था में वकीलों को क्या करना चाहिए, वकीलों के क्या कार्य हैं कि आचरण, अपने कार्य, आचरण और व्यवहार में सत्यनिष्ठा का ये परिचय दें और व्यवसायिक नीति का पालन करें। यद्यपि व्यवसायिक नीति की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य अर्थों में इसका एक निश्चित अर्थ निकल के आता है। वो अर्थ क्या है इसके बारे में कहते हैं जस्टिस AC अग्रवाल। वो इसके बारे में बताते हैं कि न्याय प्रशासन क्या है। न्याय प्रशासन है क्या, एक प्रवाह है, एक फ्लो है। इसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखा जाना आवश्यक है। ये स्वच्छ रहे और प्रदूषण मुक्त रहे। इसका केवल न्यायिक अधिकारियों से ही संबंध नहीं होता। केवल अगर कह दो न्यायिक अधिकारियों से संबंध तो वह नहीं है, बल्कि वकीलों से भी इसका संबंध है। क्यों, वकीलों को न्यायालय के अधिकारी भी माना जाता है। किसके अधिकारी, न्यायालय के। किसको माना जाता है, वकीलों को, क्योंकि इन्हीं में से न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वकीलों में से ही की जाती है। अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा की जाती है जिससे कि भविष्य में उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई उंगली ना उठा सके। उनका कर्तव्य है कि मामलों की सुनवाई में केवल पक्षकारों के प्रति ही नहीं बल्कि न्यायालय और विपक्ष के प्रति भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का वह परिचय दे। आगे बात करेंगे कि इसके बारे में न्यायमूर्ति नागेश्वर प्रसाद क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि विधि व्यवसाय के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, विधि व्यवसाय, इसके संदर्भ में व्यवसायिक नीति वह लिखित या अलिखित, ध्यान दीजिए, लिखित और अलिखित, लिखित हो या अलिखित हो, है जो विधि व्यवसायी के अपने प्रति, अपने पक्षकार के प्रति, अपने विरोधी पक्ष के प्रति और न्यायालय के प्रति व्यवहार को संचालित करती है। कौन करती है, व्यवसायिक नीति। किसके अनुसार, न्यायमूर्ति नागेश्वर प्रसाद के अनुसार। देखिए व्यवसायिक नीति का पालन, व्यवसायिक जो नीति है इसका पालन करना प्रत्येक वकील के लिए क्या होगा, आवश्यक होता है। क्यों होता है, आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि इस नीति में दिए गए नियम और प्रथाओं के प्रयोग से विधि व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित होती है और न्याय प्रशासन के क्षेत्र में भी मधुरता और विश्वास और प्रेम का वातावरण बना रहता है।
इस प्रकार व्यवसायिक नीति जो है, क्या है व्यवसायिक नीति? वकीलों की एक आचरण संहिता है। वकीलों की क्या है? एक आचरण संहिता है जिसके अधीन प्रत्येक वकील कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करता है। कर्तव्य भी और दायित्व भी उनका पालन करेगा और अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखते हुए धन कमाता है। विधि व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुस्थापित नियमों, नैतिक जो सुस्थापित नियम हैं उनको और नैतिक दायित्वों तथा उचित कर्तव्यों का पालन ही व्यवसायिक नीति का आधार होता। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आगे बात करेंगे व्यवसायिक नीति की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। क्या नेचर है प्रोफेशनल एथिक्स की, बताइए। देखिए, इस संदेह में नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आज संसार में जितने भी व्यवसाय हैं उनमें सबसे ज्यादा स्वतंत्र व्यवसाय विधि का व्यवसाय है। कानूनी व्यवसाय सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। इस व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो आधार है वह व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो आधार है वह स्वतंत्रता ही इसका आधार है। इस पर चरण रखते हुए एक सभ्य राष्ट्र अग्रसर होता है। फलस्वरूप प्रत्येक वकील से यह आशा की जाती है कि उनमें इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए? कि वे अन्याय और निरंकुशता से लोहा ले सकें, ना कि उनका साथ दे सकें। ऐसा कहा जाता है कि वकील सर्वप्रथम तनाव तथा झगड़ा उत्पन्न करता है और फिर उसको दूर करने की व्यवस्था भी करता है। ये ऐसे लोगों ने बहुत सारी बातें वकीलों के ऊपर ब्लेम की हैं और उनको दूर करने की व्यवस्था भी करता है। मतलब पहले झगड़ा कराता है फिर उसको दूर भी करने का काम वकील करता है। देखिए, ये कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि एक वकील धन कमाने में वेश्या की तरह चतुर होता है और बंदर की तरह चालाक होता है। लेकिन ये बात कितनी सच है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, इस पेशे के संबंध में व्यक्तियों की ऐसी धारणाएं व्यक्त हुई हैं कि पेशा ठगी और लंपटता का है, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि उपरोक्त प्रकार की जो धारणाएं हैं ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा व्यक्त की गई हैं जो समाज में विधि के तथा वकीलों के योगदान से परिचित नहीं है। वास्तव में एक वकील समर्थ को संरक्षण प्रदान करता है और निर्बल को आतंक से बचाने का भी काम करता है। निसंदेह एक वकील धन कमाने के लिए पेशा करता है, अतः पेशे से धन कमाता है और धन से परेशानियां। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वकालत का पेशा झूठों का धंधा है, परंतु उन्होंने भी सदैव उचित कानून के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास दिखाए रखा। एक वकील के सामने वे तथ्य पेश किए जाते हैं जो कटु होते हैं, कड़वे होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को भी घबरा देते हैं, परंतु एक वकील है वे अपने मुवक्किल से फीस लेकर उसकी समस्याओं को खरीद लेता है और इन समस्याओं को न्यायालय के सामने विरोधी पक्ष के सामने पेश भी करता है। उनके औचित्य के लिए प्रत्येक क्षण संघर्ष करता है और इस संघर्षपूर्ण परिस्थिति में उसे इस व्यावसायिक नीति का अनुसरण करना पड़ता है जो सामान्य विधि के लिए संभव नहीं है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय बाकर महोदय को अमेरिका का वकील मंडल का अध्यक्ष चुना गया। उनका कहना क्या था कि न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर भागीरथी प्रयास करता है, मतलब निरंतर लगा रहता है मेहनत करने। जैसे भागीरथ ने गंगा को लाने में प्रयास किया, वही प्रयास करता रहता है और रात के उन क्षणों में विधि के ज्ञान और समाज की परंपराओं की खोज करता है। जब सारा संसार सो रहा होता है वे व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहां पर उसके विभिन्न लोग परिचित हैं, परंतु मित्र नहीं और परिचितों से उसका कोई परिचय भी नहीं। न्यायाधीश 24 घंटे इस प्रयत्न में लगे रहते हैं कि ये मुकदमों में सही निर्णय दे सकें और इसके लिए वे निरंतर परिश्रम, लगन और विधि पेशे से अपना कानूनी ज्ञान भी बढ़ाते हैं। इस व्यवसाय में जब वह शिखर पर पहुंच जाते हैं तब उन्हें केवल विधि की व्याख्या ही नहीं
ध्यान दीजिए, तब उन्हें केवल विधि की व्याख्या ही नहीं करनी पड़ती है, वरन वे न तो मित्र से डरते हैं न शत्रु से ही डरते हैं। केवल एक ही डर उनके मन में रहता है कि कहीं वे मानवीय स्वभाव की स्वाभाविक कमी का शिकार ना हो जाए। कहने का अर्थ है कोई लोभ लालच उनके अंदर ना आ जाए, कोई पक्षपात उनके अंदर न आ जाए, जिससे कि न्याय की बजाय वह क्या हो जाए, अन्याय ना कर बैठे। और यही तथ्य वकील के लिए भी सच है। परंतु तब राष्ट्रों का पतन हो जाता है। राष्ट्रों का पतन इसलिए नहीं होता कि लोग राष्ट्र के बारे में चिंतित नहीं होते, वरन इसलिए होता है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता जैसा उनके साथ होना चाहिए। और इसके लिए न्यायाधीशों तथा वकीलों को एक साथ निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। किसको? न्यायाधीशों वकीलों को एक साथ निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, वर्तमान भारत में व्यावसायिक नीति का महत्व बताना है। तो इंपोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज इन मॉडर्न इंडिया। देखिए, इसमें संदेह नहीं कि वर्तमानकालीन भारत में व्यावसायिक नीति की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। भारतीय संविधान में सामान्य व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन ये मूल अधिकार सरकार के खिलाफ है, मतलब राष्ट्र के खिलाफ है। ये मूल अधिकार व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। व्यक्ति की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। अब राज्य शक्तिशाली है तो वह अपनी कमी कैसे मानेगा? उसके लिए क्या करा जाए? अतः इन मूल अधिकारों का वास्तविक संरक्षक तभी संभव है जब राष्ट्र के वकील संजय और सचेत हो। भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग क्या है? इसका संरक्षक है, गार्जियन है। परंतु उच्चतम न्यायालय तभी संरक्षण प्रदान कर सकता है, कब कर सकता है? जबकि विवाद न्यायालय के सामने पेश हो। न्यायालय के सामने मुकदमा पेश करने का काम किसका? वकीलों का। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जिस प्रकार वकीलों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर राष्ट्र को बाहरी राजनीतिक शक्तियों से मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार वर्तमान वकीलों का कर्तव्य क्या है कि वे मूल अधिकारों के संरक्षण में आगे बढ़ें, आगे आए। कहने का अर्थ हुआ कि आगे बढ़े, वह जो अधिकार हैं उनके लिए भी, मूल अधिकारों के लिए। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र तथा राज्य, देखिए इसमें भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र तथा राज्य में संसदीय स्वरूप की सरकारों का क्या हो गया? गठन। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट गठन किया गया। देखिए, राष्ट्र का संविधान संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक संविधान में विभिन्न राज्यों के बीच भी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन विवादों के निर्धारण के लिए केवल उन वकीलों की आवश्यकता नहीं जो मात्र लिखित व्यवस्थाओं की व्याख्या करते हों। भारत में विभिन्न व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तब तक नहीं मिलता जब तक कि प्रजातंत्र के स्थायित्व की कल्पना न की जाती। निहित स्वार्थ सामाजिक हितों की खुलेआम उपेक्षा कर रहे हैं और सुविधा की वेदी पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बलिदान हो सकता है। अगर वकील दूरदर्शी और जागरूक न होंगे। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक वकील व्यवसाय करता है, व्यवस्था नहीं। अतः वकीलों को वह नीति अपनानी चाहिए जो व्यवसाय की है। और यह कहना अनुचित नहीं है कि आधुनिक संदर्भ में समाज के प्रत्येक वर्ग के इस व्यवसाय में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वे व्यक्ति भी इस व्यवसाय में आ रहे हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। ऐसा नहीं अमीरों का ही है, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है वह भी इसमें आ रहे हैं। फलस्वरूप व्यवसाय व्यापार बनता जा रहा है और
ये उच्च आदर्श समाप्त होते जा रहे हैं जिनकी लहरों पर न्याय का पोत चला करता था। विधि का व्यवसाय समाज में भी चलेगा, इसलिए व्यवसायिक जो सामाजिक व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का उस पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। फिर भी यह अपेक्षित है कि आधुनिक भारत के वकील को अतीत के वकील की तुलना में कई गुना अधिक सामर्थ्य लेकर इस व्यवसाय में आना चाहिए ताकि वह इस पेशे में सफलता प्राप्त कर सकें। और एक वकील को अपनी ऐसी व्यावसायिक नीति अपनानी चाहिए जिससे समाज में उसका सम्मान हो सके तथा वह अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके। और यह तभी संभव हो सकता है जब एक वकील है वो ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा और मेहनत से कार्य करने लग जाए। ये तभी संभव है। अतः वर्तमान भारत में आज से पहले से अधिक व्यावसायिक नीति की आवश्यकता वर्तमान में दृष्टिगोचर होती है। तो ये था हमारा प्रश्न और उसका उत्तर। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।